नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू हो गए हैं और जिला वरीयता क्रम भरने का जो भी ऑर्डर है, डिसेंडिंग ऑर्डर, नंबर ऑफ वैकेंसी से कम मेरिट वाले, अधिक मेरिट वाले, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए मैंने ऑलरेडी कई वीडियो के माध्यम से आप सभी को बताने का प्रयास किया हूँ और मेरा सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का चयन हो जाए, चाहे वो अधिक गुणांक वाले हों या फिर कम गुणांक वाले हों। देखिए दोस्तों, जो कम गुणांक वाले भी हैं तो आप लोगों की जिला चयन पर भी आपका जो सिलेक्शन होगा वो डिपेंड करेगा। तो जिलों का चयन काफ़ी आपको सोच समझ के करना है। आज आपने देखा होगा, पहले सुबह की न्यूज़ में ये बताया गया था, ये न्यूज़ मिली थी कि 2015 वाले अभ्यर्थी ये बाहर होने वाले हैं। 17,500 न्यूज़ पेपर में कटिंग आपने भी देखा होगा। फिर बाद में ये चीज़ क्लियर हो गया, जो संशोधित दिशा निर्देश वाली संशोधित गाइडलाइंस जो फिर से जारी की गई, उसमें इस चीज़ को हटा दिया गया कि जब से शासनादेश जारी होता है तब से ही आपके आधाकारी योग्यता मान्य होंगे। अगर ये चीज़ मेंशन नहीं होती है तो हमेशा इस चीज़ को ये समझ कर चला जाता है कि जो लास्ट तिथि होती है फॉर्म भरने की, उस तिथि तक आपके पास आधाकारी योग्यता होनी चाहिए। तो इस वजह से उन्हें भी मौका मिलेगा और उसमें सिर्फ वही लोग बाहर होंगे जो अपीयर्ड वाले होंगे, चाहे वो बीएड के हो या फिर बीटीसी के हो, या फिर उन्होंने अंक गलत भर दिया हो, या फिर उनके बैक पेपर पूरी तरह से क्लियर ना हो पाए हों, या फिर उनके पास टेट क्वालिफाई ना कर पाए हों, बाद में सीटेट पास किया हो। तो ऐसे लोग तो अभी भी वैध नहीं होंगे। इसके अलावा जो 68,500 में हैं, एनओसी उनको मिली थी एग्ज़ाम देने के लिए, क्योंकि तब तक उनकी नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी। इस वजह से उन्हें एग्ज़ाम देने के लिए एनओसी जारी किया गया था अपने अपने डाइट से। लेकिन काउंसलिंग प्रोसेस के लिए उन्हें एनओसी फिर से अपने डाइट से लेनी पड़ेगी। तो जिन लोगों ने एनओसी नहीं लिया है और अगर आवेदन कर दिया है काउंसलिंग के लिए, पहले जो आवेदन अभी हो रहा है से, तो उन्हें दिक्कत हो सकती है। तो ऐसे भी स्टूडेंट्स अभ्यर्थी कम से कम 12 से 15,000 के आसपास हो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर ये सभी लोग, कुछ लोगों को छोड़ दिया जाए, तो कम से कम 1.25 लाख के आसपास अभ्यर्थी हैं जो ऑनलाइन काउंसलिंग के पहले ये आवेदन कर रहे हैं। तो इस वजह से सेफ गुणांक बहुत कम भी नहीं जाने वाला है और बहुत हाई भी नहीं रहेगा। इसमें जो जिनके कम गुणांक हैं, मैं आपको एक बार सेफ गुणांक फिर से बताने वाला हूँ, तो बिल्कुल आप वीडियो को लास्ट तक पूरा ज़रूर देखिएगा। थोड़ी सी मैं बता दूं दोस्तों आप सभी को कि आप जब ऑनलाइन आवेदन अगर आपने किया होगा आज, या नहीं भी किया होगा तो भी ठीक है। तो उसमें जो आईडी कार्ड वाली समस्या है, तो उसमें साफ साफ जो तीसरा वाला विकल्प है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो वही आपको भरना है सभी लोगों को, क्योंकि सभी के पास पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता है। इसके पहले वाले शिक्षक भर्ती जो परीक्षा हुई थी, उसके जो फॉर्म आपने अप्लाई किया था, वहाँ पर आपने जो भी आई कार्ड चुना होगा उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ मैं आप सबके सामने। तो यहाँ पर आपके पास अगर अवेलेबल हो, ठीक है, नहीं तो आप फिर निवास प्रमाण पत्र तो सबका ज़रूरी है और वो भी 6 महीने का होना चाहिए वैलिड। तो उसे आपको अपडेट करवाना पड़ता है, ऑनलाइन अपडेट हो जाता है 6 महीने का ही पुराना हो। तो अभी आप करवाएंगे तो नया ही रहेगा फिर काउंसलिंग के टाइम पे। अगर आप नहीं भी करवा पाते हैं तो सरकार की तरफ से कुछ न कुछ उसके रिगार्डिंग कोई न कोई नोटिस ज़रूर जारी की जाएगी, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है इस वजह से। दूसरी बात है जो डीडी वाली बात है, तो डीडी आपका एक दिन में 1 घंटे में बन जाएगा, क्योंकि 500 रुपये और 200 रुपये, जनरल ओबीसी में 500 और अदर कैटेगरी के लिए 200 रुपये की डीडी लगनी है। तो एक बार ये आपका ऑनलाइन आवेदन के बाद जब काउंसलिंग के लिए आप जब डाइट पे जाएंगे, जब जिला आवंटित हो जाएगा जिनको, तो फिर उन्हें काउंसलिंग के लिए अपने डाइट पे, जिस ज़िले में जो ज़िला आवंटित होगा उस ज़िले के डाइट पे जाना पड़ेगा। तो वहाँ पर आपको डीडी और अपने सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल और उनकी 2-2 कॉपी अटेस्ट करवा के ले जानी होगी, जिसमें मेडिकल हो गया सर्टिफिकेट, आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो गया, आपका टेट का प्रमाण पत्र, शिक्षक भर्ती, सभी सबका लेके जाना है आपको। आपका बीटीसी या बीएड का है, आपकी 10th 12th का, ग्रेजुएशन का, सभी को आपको लेके जाना है। दूसरी चीज़ें जो अर्हता तिथि वाली मैंने बताई दी आपको, कि अब जो लास्ट तिथि थी फॉर्म भरने की 24, क्योंकि 2 दिन बढ़ गया था बाद में, 24 दिसंबर 2018, तो उस तिथि तक जिनके भी पास अंक पत्र थे, जो पास थे, ठीक, और उनका अंक पत्र जारी कर दिया गया था, तो ऐसे सभी लोग वैध होंगे। और जिनके पास अंक पत्र नहीं था, या जो बैक पेपर की वजह से जिनके अंक जो भरे हैं उससे अगर
उनका जो ओरिजिनल अंक होगा, मार्क्स होंगे उनके, अगर वो डिफ़र करता है तो उन्हें संशोधन का मौका नहीं दिया जाएगा। ये आप सभी ने देख लिया होगा। रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर वाले में क्या था कि अगर उसमें ओवरलैप हो गया है, स्वैप हो गया है रजिस्ट्रेशन नंबर में रोल नंबर या फिर रोल नंबर में रजिस्ट्रेशन नंबर, तो उनको शायद दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जिन्होंने नाम में गलती कर दी है या फिर जहाँ पे प्रमाण पत्र या अंक पत्र भरने थे, सर्टिफिकेट नंबर और मार्कशीट नंबर क्रमांक भरना था, वहाँ पे कोई गलती कर दी है या फिर नंबर जोड़कर भरने में गलती कर दी है या फिर जिनके पास मार्क्स उस समय तक अवेलेबल नहीं थे, उनका मार्कशीट अवेलेबल नहीं था और उन्होंने अपने हिसाब से कोई भी अंक भर दिया था, ऐसे लोगों को संशोधन का मौका न मिलने की वजह से ये सभी लोग बाहर होंगे। तो लगभग जो मेरा आंकड़ा कहता है दोस्तों, जो अभी तक इतने दिन से लगभग 5 से 6 दिन से मैं लगातार देख रहा हूँ, क्योंकि आपने देख लिया होगा जो 40,000 अभ्यर्थी पहले ये हो रहा था कि इसी में वो शामिल होंगे, लेकिन बिल्कुल साफ साफ कह दिया गया कि नहीं, वे अभ्यर्थी बाहर है। मुझे अभी भी लग रहा है दोस्तों कि ये अभ्यर्थी शायद इसी में शामिल होने चाहिए, लेकिन क्योंकि अभी तक पीएनपी की तरफ से कोई ऑफिशियल उसके लिए नोटिस नहीं आया था, ये शिक्षा मंत्री जी का बयान था, तो उन्हें हम छोड़ देते हैं अगर 1 मिनट के लिए। तो 1,46,060 अभ्यर्थियों में से कम 20 से 25,000 अभ्यर्थी निश्चित रूप से ऐसे होंगे जो काउंसलिंग नहीं कराने वाले हैं। यानी लगभग अभी भी 1,15,000 के आसपास अभ्यर्थी हो सकते हैं। 1,10 ही मान कर चलिए आप, तो 69,000 वैकेंसी है और इसमें जो 68,500 वाले जो 22,000 पद हैं उनको ऐड करने की भी मांग चल रही है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, कैरियर फॉरवर्ड को अगले जो वैकेंसी आती है वहाँ पे जोड़ा जाता है, न कि ये जो भर्ती प्रक्रिया आपकी रनिंग में है इसमें ऐड नहीं किया जा सकता है, ये प्रक्रम होता है। भले ही अधियाचन के हिसाब से पदों की संख्या बढ़ा दी जाए, लेकिन पिछली भर्ती के जो रिक्त पद होते हैं उन्हें अभी तक ऐसा हुआ नहीं है, लेकिन इस पे भी विचार चल रहा है। पीएनपी ने साफ साफ कह दिया है कि सरकार के जानकारी में है, नोटिस में है, इस पे विचार चल रहा है। अगर ऐसा हो जाता है और पदों की संख्या टोटल तब हो जाएगी लगभग 92,000 के आसपास, उस स्थिति में मुझे जहाँ तक लगता है कि लगभग सभी लोगों का चयन हो जाएगा, 5 से 10,000 लोगों को छोड़ दीजिए। दूसरी बात है दोस्तों, जो जनरल कैटेगरी के हैं जिन्हें ओवरलैप की वजह से 68,500 वाले में लगभग 6,000 लोग बाहर हो गए थे, इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार ओबीसी और एससी के मेरिटोरियस अभ्यर्थी फाइट करेंगे यूआर की सीट पर, लेकिन जिस जिलों में जो जिला वरीयता क्रम भरेंगे तो उसमें जो पहला, सपोज करिए पहले ज़िले पे पहले नंबर पे उन्होंने, सपोज करिए उनका जो होम जनपद है कासगंज है, कासगंज उन्होंने पहले नंबर पे भर दिया और मेरिटोरियस है ओबीसी या फिर एससी के अभ्यर्थी और उन्हें यूआर की सीट पे फाइट करना है। अगर दोस्तों अपने उस ज़िले में अगर यूआर की सीट पे अगर वो कट ऑफ में नहीं आ पाते हैं, तो पहले क्या हुआ था 68,500 वाले में, फिर उन्हें दूसरे ज़िलों में जो उनका दूसरा वरीयता क्रम होगा वहाँ की यूआर सीट पे फाइट कराया जाता था। वहाँ भी नहीं हुआ तो तीसरे चौथे ऐसे करके यूआर की सीट पर ही उनको फाइट कराया जाता था। इस वजह से उन्हें गृह जनपद से काफ़ी दूर के जनपद आवंटित हो गए थे। पिछली बार आपने देखा होगा, फिर ये मामला आपका डिवीज़न बेंच और फिर बाद में हाई कोर्ट के सिंगल बेंच में गया था। बाद में हाई कोर्ट ने इसमें संशोधन करने के लिए कहा था। तो इस बार जो नया सॉफ्टवेयर तैयार किया गया है, इसमें क्या होने वाला है कि पहले आपको जो आपने कासगंज जिला चुना होगा, जो भी सपोज कर लीजिए कोई भी अभ्यर्थी है आरक्षित वर्ग के, तो आप मेरिटोरियस है, आपको यूआर की सीट पे फाइट कराया जाएगा। अगर आपका यूआर में नहीं हो पाता है, कट ऑफ में अगर आप नहीं हो पाते, तो उसी ज़िले के ओबीसी कैटेगरी में फिर आपको फाइट करनी पड़ेगी। बिल्कुल इस बार यही होने वाला है। तो पूरी संभावना होगी कि आपको ओबीसी की सीट मिल जाएगी और आपका अपने गृह जनपद में हो जाएगा। अदरवाइज फिर जो आपने पास के जनपद भरे होंगे सेकंड नंबर पे, वहाँ की यूआर सीट पे पहले आपको फाइट कराया जाएगा। अगर यहाँ पर नहीं हो पाता है तब फिर वहाँ पे अगर यूआर की सीट पर भी अगर आप कट ऑफ में नहीं आ पाते हैं, तो फिर आपको वहाँ पर जो आपकी कैटेगरी होगी ओबीसी और एससी में, वहाँ पे आपको फाइट कराएंगे काउंसलिंग प्रक्रम में पूरे। तो फिर आपको संभावना पूरी बनेगी कि गृह जनपद या फिर आसपास के जनपद मिलने की पूरी संभावना बनेगी। देखिए दोस्तों, जितने भी अभ्यर्थी हैं जिनके भी गुणांक ठीक ठाक हैं, आप सभी लोग गाजियाबाद को छोड़ दीजिए अगर एक, तो सभी लोग अपने गृह जनपद का ही चुनाव करेंगे और पूरी संभावना है गृह जनपद से आप शुरू करिए, क्योंकि सभी 75 ज़िले भरने हैं। तो कोई ना कोई ज़िला अगर आपका गुणांक ठीक ठाक है तो आपको निश्चित रूप से टॉप 10 में जितने आपने ज़िले भरे होंगे उसमें से कोई ना कोई ज़िला आपको मिल जाना चाहिए। और अगर आपके ज़िले में वैकेंसी ठीक ठाक है और गुणांक अगर आपका ठीक ठाक है, तो 100% संभावना है कि आपको अपना गृह जनपद मिल जाएगा। अगर गुणांक कम है तो क्या करना चाहिए आपको, इस चीज़ को देख लीजिए। जैसे कुल जो 6 ज़िले हैं जहाँ पर 2,000 से ज़्यादा वैकेंसी रिक्त पद है और कुल 24 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर 1,000 से ज़्यादा पद हैं। तो
इन 2000 वाले जितने 6 ज़िले हैं, अगर ये आपके गृह जनपद के आसपास पड़ते हैं जो कम गुणांक वाले हैं, तो आप लोग इन 6 ज़िलों को वरीयता क्रम में अपने सुविधा अनुसार घर की दूरी के हिसाब से देखते हुए आप भर डालिए। टॉप 10 में इनको ज़रूर रखिए आप। उसके बाद जो 24 ज़िले हैं, अगर इसमें गृह जनपद आपका पड़ता है, ठीक है, नहीं भी पड़ता है तो भी यहाँ से आप कम से कम 3 ज़िले और उठा लीजिए, और 10वें नंबर पे आप अपना गृह जनपद या फिर चौथे या 5वें नंबर पे आप अपना गृह जनपद ज़रूर रखिए। तो पूरी संभावना होगी। देखिए दोस्तों, अगर कम गुणांक है, जैसे जनरल में है आपका 64 है, 65 है, और अगर आपने अपना गृह जनपद ले लिया, गृह जनपद मान लीजिए गृह जनपद आपका वाराणसी है, तो फिर वाराणसी में सीटें मिलना आपका चयन होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि वाराणसी से आसपास का कोई ज़िला आप देख लीजिए, जैसे गाजीपुर हो गया, गाजीपुर में भी मेरिट ज़्यादा ही रहती है, इसे आप ले सकते हैं। गाजीपुर हो गया आपका 1920, काफ़ी ज़्यादा रिक्त पद है। इसके बाद आप जौनपुर ले लीजिए, जौनपुर की भी मेरिट हमेशा हाई रहती है, लेकिन फिर भी आपको यही करना चाहिए। इसी के साथ साथ जैसे कुछ ज़िले आपको मैं बता दूं, महाराजगंज हो गया, बस्ती हो गया, सिद्धार्थनगर हो गया, लखीमपुर खीरी हो गया, पीलीभीत हो गया, इन 4-5 ज़िलों को भी जहां पर रिक्त पद ज़्यादा है, इन्हें आप ज़रूर शामिल करिए अपने शुरू के वरीयता क्रम में। तो पूरी संभावना होगी कि आपका चयन, आपको ठीक ठाक ज़िला भी, जनपद भी मिल जाएगा और आपका चयन भी हो जाएगा। अगर आप गृह जनपद में, आसपास के जनपद में होते हैं, तो काफ़ी अच्छे से आप अपने परिवार के साथ रह करके ड्यूटी आप कर सकते हैं और अपने सामाजिक उत्तरदायित्व को निभा सकते हैं। आप इसमें अगर आपने काउंसलिंग कर ली, आज ऑनलाइन आवेदन कर लिया है तो ठीक है, अदरवाइज़ अगर आपने नहीं किया है तो आप लोग जिला वरीयता का एक सूची पहले ज़रूर बना लीजिए, क्योंकि दोस्तों इसमें टोटल 75 ज़िले हैं। मैं 75 ज़िले के लिए अलग अलग नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि सभी ज़िले के लिए वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। कोई भी आप एक ज़िला चूज कर लीजिए। जैसे मैंने आजमगढ़ ले लिया, तो आजमगढ़ वाले अभ्यर्थी क्या करेंगे, अगर मेरिट आपका कम भी है तो आप आजमगढ़ हो गया, जौनपुर हो गया, गाजीपुर हो गया, और 2-3 ज़िले आप ऐसे ले लीजिए, भले ही वे थोड़ा दूर के ज़िले हों, क्योंकि चयन होना बड़ी बात है दोस्तों। थोड़ा दूर का भी ज़िला मिल जाएगा, कोई बात नहीं, आप नौकरी कर सकते हैं वहाँ पर भी, लेकिन चयन होना चाहिए, ये आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। और अगर आपके गुणांक सेफ जोन में है, मैं आपको अभी सेफ जोन बताने वाला हूँ और बिल्कुल पूरी तरह से सेफ जोन बताने वाला हूँ। तो सेफ जोन वाले तो ठीक हैं, लेकिन जो सेफ जोन से नीचे वाले हैं, तो आपको यही कोशिश करनी है कि गृह जनपद मत मिले, लेकिन आपका चयन होना चाहिए। आइए दोस्तों, अब मैं बता दूं आप सभी को कट ऑफ कितना रहने वाला है। सबसे पहले जनरल कैटेगरी के लिए जो सेफ जोन कितना रहेगा, 66 से लेकर के 68, इसके बीच में अगर है, इस रेंज में अगर आप है, आपका गुणांक है, तो आप सेफ हैं। और अगर 68 प्लस है, 68 प्लस है, तो आप पूरी तरह से सेफ हैं, 100% सेफ है, बिल्कुल यही पॉसिबिलिटी बन रही है। और जिनके भी 66 से कम है, 65 वाले हैं, 64 वाले हैं, इस रेंज में है आप लोग 64-65 वाले, तो 95% तक आपका भी चयन हो सकता है। लेकिन जैसे मैंने बताया आपको, जिला वरीयता आपको इसी तरह से भरिए तब, और आप भी अपने हिसाब से एनालाइज करके उस चीज़ को खुद से समझ करके भी आप भरिए उस चीज़ को। इसी तरह से अब बात कर लेते हैं ओबीसी कैटेगरी में। देखिए दोस्तों, ओबीसी एससी तक ठीक है, और जो अदर कैटेगरी है उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। आप लोग बिल्कुल अपने गृह जनपद से स्टार्ट कर सकते हैं। जो एसटी के हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड वाले हैं, एक्स सर्विसमैन वाले हैं, फ्रीडम फाइटर वाले हैं, उनके लिए रिक्त पद ज़्यादा है और लगभग हर ज़िले में उनके लिए रिक्तियाँ हैं। ओबीसी कैटेगरी में 64 से लेकर के 66, ओबीसी कैटेगरी में भले ही ज़्यादा अभ्यर्थी पास हो, इसके बावजूद 17,000 वैकेंसी उनके कैटेगरी में है और कुछ मेरिटोरियस जो कि जनरल की सीट पर फाइट करेंगे। तो आपके लिए भी, उनके लिए भी, ओबीसी और ओबीसी कैटेगरी में भी इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं रहना चाहिए। यही रेंज है ओबीसी कैटेगरी के लिए, 64 से लेकर के 66 सेफ जोन है बिल्कुल। और अगर 66 प्लस है, 66 प्लस अगर आप हैं, तो आप पूरी तरह से सेफ अपने आप को मान सकते हैं। तो आप लोग अपने गृह जनपद से चुनाव कर सकते हैं। और जिनके 64 या 66 के बीच में है, तो आप लोग कोशिश ये करिए कि अगर आपके गृह जनपद में पदों की संख्या कम है, तो आप लोग ज़रूर अपने आसपास के ज़िले जहाँ पर पदों की संख्या ठीक ठाक हो, या फिर ऐसे 1-2 ज़िले जहाँ पर गुणांक हमेशा कम जाता है, आप सभी जानते हैं, ऐसे 8 से 10 ज़िले हैं। लखीमपुर खीरी हो गया, महाराजगंज हो गया, गोंडा हो गया, बहराइच, जहाँ पे है रिक्तियाँ, सभी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जिसमें लखीमपुर खीरी हो गया, सिद्धार्थनगर हो गया, महाराजगंज हो गया। तो ये कुछ 5-6 ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर गुणांक हमेशा कम ही रहता है
और इस बार भी कम ही रहने की संभावना है। तो इन जिलों को आप ज़रूर अपने वरीयता सूची में ऊपर स्थान दें, इनको टॉप 10 में ज़रूर इनको स्थान दीजिए। बाकी आपको 75 ज़िले भरने ही भरने हैं। और जो 64 से कम वाले हैं, तो आप लोगों को कोशिश यही करनी है कि जो भी सेफ़ जोन है, बिल्कुल आपका सेफ़ जनपद है, उन्हें या वरीयता सूची में ऊपर स्थान दीजिए, ताकि आपका चयन सुनिश्चित हो सके। भले ही आपको थोड़ा गृह जनपद से दूर भी मिले तो भी, लेकिन आपका चयन होना ये आपकी प्राथमिकता में होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं एससी कैटेगरी में। एससी कैटेगरी में दोस्तों 60 से लेकर के 62 ये रेंज पर्याप्त है, सेफ जोन है। इस रेंज में जो भी हैं, क्योंकि एससी में रिक्त पद भी ठीक ठाक हैं, लगभग 13,330 के आसपास रिक्त पद हैं, और कुछ मेरिटोरियस भी हो सकते हैं 2 से 3,000 4,000, जो कि यूआर की सीट पर फाइट कर सकते हैं। तो इस वजह से आप लोगों में कट ऑफ इसी के आसपास रह सकता है। और 62 प्लस वाले जो हैं, आप लोग पूरी तरह से सेफ अपने आप को मान सकते हैं। तो बिल्कुल आप लोग अपने गृह जनपद से स्टार्ट करिए। अगर आपके गृह जनपद में पदों की संख्या ठीक ठाक है, 400-500 से स्टार्ट है, तो बिल्कुल आप लोगों को गृह जनपद मिलने की पूरी संभावना होगी। क्योंकि अगर 500 पद अगर हैं आपके गृह जनपद में, तो उसमें कम से कम 100-125 के आसपास एससी के लिए पद हो सकते हैं, रिक्त पद हो सकते हैं। तो ये रिक्त पद पर्याप्त हैं। अदर जितनी भी कैटेगरी है दोस्तों, वहाँ पे सभी का सिलेक्शन होने की पूरी संभावना है, उनको अपने गृह जनपद मिल जाएंगे बड़े आसानी से। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो काफ़ी हेल्पिंग होगा, आपके लिए काफ़ी आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी के नियुक्त होने के लिए अग्रिम शुभकामना।